आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी। पिछली क्लास में हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो हमने पढ़ाया था कि धातु और अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, धातु और अधातु क्या, किस किस बेस पे हम इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं, और कि ये इनका जो है कि कहाँ पे ये मिलते हैं धातु और अधातु। तो हमने बताया था कि धातु हमेशा क्या होगा कि अर्थ क्रस्ट में या फिर समुद्र में इस तरीके की जगहों पे मिलेगा, लेकिन अधातु क्या होगा, तीनों जगहों पे मिलेगा, हवा पे, पृथ्वी पे और समुद्र, तीनों जगहों पे मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि एक धातु को लेते हैं, ठीक है, जिसके जो किसी और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट न किया हो, और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसका अलग धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि अगर किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा। देखिए अगर आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, धातु प्लस ऑक्सीजन, अगर इन दोनों का अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, आप तो O2, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। अब देखिए जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये धातु ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम है यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, Al2O3। अब देखिए ये क्या है कि जो धातु के ऑक्साइड है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तो उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक नेचर की होती है, यानी कि ये क्या होगा, क्षारीय नेचर का होगा, ठीक है, ये क्षारीय नेचर का होगा, या फिर कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, यानी दोनों तरीके से अम्ल की भांति भी व्यवहार कर सकता है और क्षार की भांति भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन प्योरली एसिडिक बिहेव करे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एम्फोटेरिक होगा या फिर बेसिक होगा, क्षारीय होगा या फिर अम्ल और क्षार दोनों की तरह। देखिए ये जो है इसको याद किया जाता है स्पेशली कि जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बात धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए हम पहले ऑक्सीजन के साथ, सिंपल ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करवाएं। अब हम आते हैं कि देखिए धातु का जब हम वाटर के पार्टिकल के साथ या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन है, यहाँ पे क्या है, H2O है, तो H2O क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको धातु ऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक और चीज क्या मिलेगा, हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा अलग से। तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या करिए कि आप किसी धातु को लीजिए, तांबे मतलब कि आप एल्युमिनियम लीजिए या फिर लोहा लीजिए, ठीक है, या फिर आप सोडियम लीजिए। तो आप जब सोडियम लेंगे तो क्या होगा, जब सोडियम को हम वाटर में डालते हैं, सोडियम को, ठीक है, सोडियम है हमारे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब हम इसको वाटर के साथ डालते हैं ना, वाटर में, तो क्या होगा कि जस्ट सडन इतना ज़्यादा हमको ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस मिलेगा कि ये जलने लगता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत कम ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा आग पैदा कर सकता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम जो धातु है उसको हम कहाँ रखते हैं, खुले में नहीं रखते हैं, उसको हम पानी में नहीं रखते हैं, उसको हम मिट्टी के तेल वगैरह में रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम पानी के साथ कांटेक्ट बनाएगा या इन्वायरमेंट में जो वाटर पार्टिकल है उसके साथ अगर इसका कांटेक्ट होगा तो ये क्या होगा, जलने की संभावना रहती है। इस वजह से इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। मिट्टी का तेल को केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ तक तो जान गए कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें जो है कि इसका ऑक्साइड ही मिलेगा, और अगर हम वाटर के साथ ही भी रिएक्शन करवाएं तो ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन एक स्पेशल चीज़ क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होता है कि लोग डरते हैं कि कहीं ये मेटल रखा हुआ है, रिएक्टिव मेटल, तो ये कहीं जो है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करे, जो है कि हाइड्रोजन गैस न बना दे, उससे क्या होगा कि जल सकता है। अब देखिए ये हो गया
अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन का रॉड है, लोहा ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए, ठीक है, उस पर पानी डालिए, अचानक से क्या होगा कि वहां पे रॉड के आसपास थोड़ा आग जैसा फैल जाएगा। क्यों होगा ऐसा? कि वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा जलता है। समझ गए? अब हम आते हैं कि अगर हम रिएक्शन करवाएं, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हम धातु की अभिक्रिया क्या करें, धातु की अभिक्रिया कोई एसिड से करें तो क्या बनेगा। तो जब हम धातु की अभिक्रिया एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमको सॉल्ट मिलता है। समझ गए? सॉल्ट यानी लवण मिलता है। तो आप यहाँ पे भी, और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। देखिए Mg+2HCl, MgCl2+H2। आप जैसे कि इस अभिक्रिया को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हैं, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि तेजाब है, तो तेजाब क्या होता है, एसिड होता है। अगर उसमें हम लोहा वगैरह डालते हैं तो क्या होगा, देखिएगा आप, खौलेगा बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि H2 गैस बन के निकलता है बाहर। तो H2 गैस है, तो वाटर में जो एसिड में गैस बाहर निकलेगा तो बुलबुले के फॉर्म में ही बाहर इन्वायरमेंट में आएगा। इस वजह से क्या होता है कि बुलबुला, आप कहीं भी एसिड डालिए, देखिए बुलबुले टाइप का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि हम रोड पे डालते हैं तो क्यों होता है, तो रोड पे भी तो मेटल होता है। देखिए कैल्शियम पत्थर, चूना पत्थर होता है, इसी तरह का और कोई हो सकता है, एल्यूमिनियम भी रहता है सीमेंट वाले पार्टिकल में। तो इस तरीके से क्या करता है कि वो सारे चीज रिएक्शन करके H2 गैस बनाते हैं, और H2 गैस ऊपर आने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ जब कंपेयर करेंगे हम डायरेक्ट वाटर के साथ और डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो कहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। तो देखिए वाटर के साथ क्या होगा कि ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्यों निकलेगा हाइड्रोजन गैस? दोनों में हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा। क्यों निकलेगा कि यहाँ पे तो जो एसिड है वो हम आधा लीटर 1 लीटर फिक्स करके रखेंगे, लेकिन जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, तो सारा एक ही बार रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है कि आप बाद में पढ़ेंगे कि रिएक्शन का स्पीड क्या होता है। तो इस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा जो हम वाटर पार्टिकल के साथ करवाते हैं, तो ऐसे मेटल जो हाईली रिएक्टिव हैं तो ये इसमें ज़्यादा हो जाता है रिएक्शन रेट, इसमें कम हो जाता है। यहाँ तक है। अब देखिए हम बात आते हैं, 3 एग्जाम्पल तो हम समझ गए। अब हमारा चौथा एग्जाम्पल है कि अगर हम अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएं, धातु के लवणों का अन्य धातु के साथ रिएक्शन करवाएं, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है, CuSO4 प्लस, अगर यहाँ जिंक है, ठीक है, जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो हम, आप ये रिएक्टिविटी सीरीज जानते होंगे, अभिक्रियाशीलता क्रम। तो ऊपर देखे होंगे क्या होगा, सोडियम रहता है, फिर पोटेशियम रहता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम रहता है, फिर डॉट डॉट आते हैं तो बीच में हाइड्रोजन हो जाता है, फिर उसके बाद कॉपर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि Ag हो जाता है, चांदी होता है, फिर Au हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो ये वाला हम आपको बता चुके हैं कि जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है धातु की। अभिक्रियाशीलता बढ़ने का मतलब कि ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु के जो एसिड हो या फिर नीचे वाले धातु के साल्ट से उस धातु को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऊपर है, ठीक है, जिंक भी यहीं कहीं होगा, जिंक है तो जिंक ऊपर होता है और कॉपर हमारा नीचे होता है, देखिए यहाँ पे है। तो कॉपर का हमारा क्या है, ये साल्ट है, साल्ट मतलब कॉपर का लवण, कॉपर सल्फेट है। अब देखिए हम यहाँ जिंक रखे हुए हैं, तो जिंक क्या है, हमारे अभिक्रियाशीलता वाली श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो ये क्या करेगा कि नीचे वाले धातु को उसके लवण से रिप्लेस करेगा। तो देखिए यहाँ से जब रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा, हमको ZnSO4 बनेगा और ये कॉपर बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये जब आप सेल रिएक्शन पढ़ेंगे तो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, सेल रिएक्शन में। तो 4 बातें। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ZnSO4 है, ठीक है, और हम इससे भी अधिक अगर सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, अगर यहाँ पे हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, 2Na, अब हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए सोडियम ऊपर है तो सोडियम रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो Na2SO4 बनेगा और जिंक बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या कि अगर यहीं पे ZnSO4 है, ठीक है, और एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, एल्युमिनियम नीचे है थोड़ा सिंस,
तो एल्युमिनियम अगर नीचे है तो ये एल्युमिनियम इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से यहाँ पे ये ZnSO4 प्लस एल्युमिनियम बच जाएगा। अगर रिएक्ट कर लेता और यहाँ से रिप्लेस कर देता तो ये क्या होता, Al2SO4 का होल थ्राइस बना लेता। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल का, तो हमने रिएक्शन के साथ पढ़ा। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इस तरीके से पूछ सकता है ऑफ ये मेटल। तो आप इस सारे एग्जाम्पल को एक एक करके लिख सकते हैं, और इसको जो है कि लैंग्वेज में भी लिखना है हिंदी में, कि जब हम धातु का रिएक्शन जो है कि ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमको धातु का ऑक्साइड मिलता है। इस तरीके से पूरा एकदम लिख के फिर रिएक्शन देना होता है। यहाँ पे हम लिखे नहीं, उस बात को हम बोल देते हैं। अब हम आएंगे क्या, इसी टॉपिक में हम अगली बार क्या पढ़ेंगे हम कि, और ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है तो वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि वो क्षारीय नेचर का होता है। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, Na2O, ये भी क्षारीय नेचर का होता है। ये देखिए हम बता दिए कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो इस तरीके से या तो क्षारीय होगा या तो एम्फोटेरिक होगा, अम्लीय नहीं होगा। ये बात एकदम कंफर्म करके रखना है कि धातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय नेचर का नहीं होता है। देखिए हमने क्या आज पढ़ा कि धातुओं का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, लेकिन आपके 10th के स्टैंडर्ड में ये भी दिया हुआ है कि सक्रियता श्रेणी भी हमने बता दी कि ऊपर वाला धातु क्या होता है, नीचे वाले धातु के साथ क्या करता है। अब देखिए वो बात हो गई। अब हम आते हैं कि धातुओं को जमीन से निकालने के बाद धातु मिक्स्ड रूप में होते हैं। वो अपने ऑक्साइड के साथ होते हैं, सल्फाइड के साथ होते हैं, या फिर किसी अन्य धातु के साथ रिएक्ट किए हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई सारे प्रोसेस होते हैं, संक्षारण होता है, भर्जन होता है, क्या क्या करके उसको कोई को बॉयल करते हैं, किसी को जो है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करके या फिर चुंबक के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे करके कई सारी विधि होगी। अब हम आते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो धातु में और चीज़ बता है कि संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। तो इसको आपको लिखने के लिए आ जाएगा कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है और इसके रोकने के क्या क्या हम कर सकते हैं रोकने के लिए। तो देखिए संक्षारण क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई धातु है, ठीक है, ये धातु का प्लेट है, ठीक है, ये धातु का प्लेट है। इसको क्या करिए कि आप जैसे देखे होंगे कॉपर, लोहा, इस टाइप का जो भी एल्युमिनियम, इसको क्या करिए कि ये धातु है, ठीक है, इसको क्या करिए कि आप खुले में रख दीजिए। ठीक है, खुले में रखेंगे तो ये क्या होता है, जब हम लोहे को खुले में रखते हैं तो देखते हैं जंग लग जाता है, या फिर एल्युमिनियम को रखते हैं तो देखते हैं वाइट कलर का परत जम जाता है, या फिर आप कॉपर को रखिए तो देखिए ग्रीन टाइप का परत जम जाता है। तो वो परत ही क्या है कि संक्षारण है। तो लोहे में जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के। यानी कि धातु जितना हमारा है, आधा किलो हम रखे हैं और 5 साल बाद मान लीजिए आधा किलो हम लोहा छत पे रखे हुए हैं, ठीक है, अब उसको 5 साल बाद उठाइएगा ना तो वो कितना हो जाएगा, उसका ऊपर वाला पार्ट खराब हो जाएगा। वो हो सकता है 250 या 300 ग्राम आपको मिले। 500 ग्राम आपने रखा था लेकिन 5 साल बाद क्या हुआ, 250-300 ग्राम मिल रहा है। यानी बाकी का क्या हुआ, वो संक्षारित हो गया है, यानी उसमें जंग लगने से वो धातु खराब हो गई। तो उसे ही संक्षारण बोलते हैं। अब देखिए कि Fe है, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए O2 के साथ, तो ये क्या बन गया, Fe2O3। देखिए ये क्या है, फेरस ऑक्साइड। अब देखिए ये क्या है कि Fe2O3 है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जंग लग चुका है लोहे में, यानी संक्षारित हो चुका है। ये हवा है, खुले में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, खुला है, ये धातु है, ठीक है, लोहा है, धातु, ये क्या है, लोहा है, ठीक है, इसको हम खुले में रखें, ये क्या हुआ, जंग लग गया। जंग लगने का मतलब कि कोरोजन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम कि कोरोजन हो गया। अब देखिए
ये बात तो आप लिख लेंगे कि धातु को जब हम खुले में रखते हैं तो उस पर एक अलग तरीके की परत जम जाती है, जिसके वजह से हमारा धातु जो है कि खराब हो जाता है, उसका कुछ पार्ट खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। इतना बात लिख दिए। अब इसके बाद ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। अब जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को हम जब O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाता है, Al2O3 बन जाता है। ये भी क्या होता है, संक्षारण हो गया। ठीक है, इसका भी क्या हो गया, संक्षारण हो गया। अब आप इतनी बातें जान गए। अब इसके बाद कि संक्षारण रोकेंगे कैसे, रोकने के उपाय। अब देखिए धातुओं के संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है, इसकी कई सारी विधियां हैं। जैसे आप कोई क्या करिए कि लोहा है, ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आप देखेंगे कि क्या करते हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं कि उस पर ऑयल लगा देते हैं। जैसे आप पेट्रोल डीजल न लगा के सरसों का तेल या फिर टारपीन का तेल होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, तेल लगाया जाता है या ऑयल, इसको ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में। तेल लगा के क्या करते हैं, उसको कुछ दिन तक हम प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। ठीक है, या फिर मोबिल लगा दीजिए, इस टाइप का कई चीज़ ऑयल लगा के हम उसको कुछ दिन तक प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अब दूसरा है कि या तो उसको पेंट कर लीजिए। आप देखे होंगे कि कई सारे लोग अपने छतों पे ग्रिल लगाते हैं लोहे का, उसको पेंट कर लेते हैं। ठीक है, पेंट कर लीजिए, पेंट करके भी बचाया जा सकता है। और तीसरा क्या उपाय हो सकता है, पेंट करने के बाद कि पेंट कर लिए, उसके बाद क्या होता है कि एक अलग ऐसी धातु का परत जमा लीजिए जिसका हवा में रिएक्शन नहीं करता हो। तो धातु की परत लगा देने पर एग्जाम्पल क्या होगा, लोहे पर स्टील की परत। देखिए लोहा कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन उस पर स्टील क्या होता है, स्टील आप देखे होंगे कि स्टील का बाल्टी वगैरह कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उस पर स्टील की एक परत लगी होती है। उससे क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में रिएक्ट नहीं करता है या बहुत कम रिएक्ट करता है। अब इसी में आते हैं कि एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि धातु पे जो है कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो किसकी परत चढ़ा दी जाती है, जो हमारा धातु है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, धातु पे कौन सी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। अब जैसे Fe है, ये मान लीजिए Fe का रॉड है। ठीक है, ये रॉड है, ये इतना बड़ा रॉड है। अगर इस पे हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर ऐसे सारी तरफ क्या करें, ये जिंक है अंदर, ये Fe है। अब इस पे हम परत किस चीज़ का चढ़ाए हैं, ये जिंक का। तो इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने इतनी चीज़ें भी पढ़ ली कोरोजन के बारे में। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ में भी कोरोजन का बहुत सारा बॉयलर वगैरह होता है, आप नहीं जानते होंगे। बॉयलर तो एक वाटर गर्म करने की भट्टी होती है जिसके अंदर वाटर को गर्म किया जाता है। तो एक बर्तन टाइप का होता है बड़ा सा जिसमें वाटर को गर्म किया जाता है। उसमें भी नीचे वाटर में कई सारे क्या होंगे कि वो हमारे धातु होते हैं, आपको पता ही है। थोड़ा सा जिंक वगैरह, कुछ आयरन वगैरह भी होता है। तो वो क्या होता है, जम जाता है। तो उससे हटाने के लिए उसका जो है पेंदी वगैरह अंदर का जो भी तल है उसको क्या कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। और इसको गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या करते हैं, जस्तीकरण। जस्तीकरण मतलब जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं, इस वजह से जस्तीकरण बोल देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, खासकर उन दोस्तों को जो कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है और गाँव में रहते हैं, क्योंकि गाँव में सरकारी स्कूल का हालचाल क्या है आपको पता ही है।
तो आपको क्या होगा कि इंटरनेट से पढ़ना स्टार्ट करना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ स्पष्ट नहीं है। देखिए बिना पढ़े ही लोगों को पास कर दिया जा रहा है, तो इससे आपको अभी दिक्कत नहीं होगा, अभी तो मज़ा लेंगे आप लोग, लेकिन बाद में क्या होगा कि दिक्कत होगा, क्योंकि नहीं बिना नॉलेज वाले तो लोग इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जो जिसके पास पढ़ाई वगैरह नहीं है उसको क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से आपको पढ़ना है, और पढ़ाई में ही नहीं है कि कंपटीशन है कि हम पढ़ लेंगे हमारा दोस्त भी पढ़ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, आपका दोस्त के पास भेजिए, जो गाँव वगैरह में है उनके पास भी भेज दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।